सो हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है एसक्यूएल फॉर डेटा डेफिनेशन। सो एसक्यूएल के बारे में हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसके साथ या इसको यूज़ करके हम डेटाबेस को बना सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये सब कुछ करने से पहले हमें ये ज़रूर ध्यान देना होता है कि सब के लिए हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है, और उसको स्टोर करने के लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है एक रिलेशनल स्कीमा। अब स्कीमा को डिफाइन करने के लिए उसके अंदर बेसिकली क्या क्या होता है। सबसे पहले हम एक रिलेशन को क्रिएट करते हैं। रिलेशन मतलब टेबल, जिसके अंदर हम एक्चुअली में डेटा सेव करेंगे। फिर उसको एक नाम देते हैं ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। फिर उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स, जो हमें कॉलम्स जिनमें डेटा सेव करना है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस टाइप का डेटा चूज़ करना है, कौन से डेटा टाइप या एट्रीब्यूट चूज़ करने हैं हर सॉरी कौन से डेटा टाइप चूज़ करने हैं हमें हर एक एट्रीब्यूट के लिए। और इसी साथ साथ अगर हमें कोई कंस्ट्रेंट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसके साथ हम कभी कभार कहते हैं चेंजेस करते रहते हैं एक रिलेशनल स्कीमा में, है ना। तो एसक्यूएल बेसिकली हमें क्या क्या हेल्प करता है इस सब में। ये हमें स्टेटमेंट्स लिखने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं रिलेशन स्कीमाज। अब जो इस स्पेसिफिक टॉपिक में हम पार्ट पढ़ेंगे हमारे एसक्यूएल का, उसे कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा को डिफाइन करना, क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या हमें उसमें डेटा में चाहिए। ओके। अब तक हमने क्या पढ़ा कि डेटा को हम स्टोर करते हैं रिलेशन या टेबल में एक डेटाबेस के अंदर, है ना। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि डेटाबेस क्या है, एक कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब इसके लिए हम एक क्रिएट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं डेटाबेस बनाने के लिए और इसकी टेबल्स या फिर रिलेशंस बनाने के लिए। लेकिन डेटाबेस बनाने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें उस स्पेसिफिक डेटाबेस में कितनी टेबल्स चाहिए जिनके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे, और हर एक टेबल में हमें कितने कॉलम्स या एट्रीब्यूट चाहिए, और उसी के साथ हमें किस टाइप का डेटा या कंस्ट्रेंट चाहिए अगर हमारी नेसेसिटी में है। ओके। तो सबसे पहला सब टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रिएट डेटाबेस का। हमें अगर डेटाबेस को बनाना हो, क्रिएट करना हो, तो उसके लिए हम क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटेक्स है, पहले हम क्रिएट लिखेंगे, फिर डेटाबेस, और उसके बाद हम अपने डेटाबेस का नाम, जो हम उसे नाम देना चाहते हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने के साथ, एक क्वेरी लिखने के साथ, जब वो क्वेरी एंड होती है तो हम एक सेमी कोलन लगाएंगे उसमें। ओके। तो अगर हमें कोई डेटाबेस बनाना है, लेट्स सपोज स्टूडेंट अटेंडेंस, तो हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद उस डेटाबेस का नाम, और ये पूरी स्टेटमेंट एंड होने के बाद हम यहाँ पे एक सेमी कोलन डाल देंगे। और जैसे ही इंटर क्लिक करेंगे हमें देखने को मिलेगा क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, है ना। तो मतलब ये काम हुआ। और नोट में ये यहाँ एक सिंपल चीज़ लिखी है, अगर हम विंडोज़ या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो केस सेंसिटिव से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अगर हम इस टाइप से स्टूडेंट लिखें या फिर स्मॉल सी स्टूडेंट लिखें तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट इफ़ वी आर यूजिंग अ लिनक्स एनवायरनमेंट तो वो केस सेंसिटिव होता है, हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके। अब एक डीबीएमएस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मल्टीपल डेटाबेसेस को एक कंप्यूटर में स्टोर करता है या मैनेज करता है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, शो डेटाबेस। हम जैसे ही शो डेटाबेस टेक्स्ट एक क्वेरी में लिखेंगे इस टाइप से, तो हमें आउटपुट में जैसे ही हम एंटर क्लिक कर देंगे यहाँ पे दिखा देंगे कि हमारे जो डिवाइस है, हमारे जो कंप्यूटर है, हमारे जो पीसी है या लैपटॉप है, उसमें कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल है। और जब हमें पता लग जाए कि हमें कौन सा डेटाबेस इनमें से यूज़ करना है, तो हम सिंपली एक क्वेरी लिख सकते हैं यूज़ स्टेटमेंट के साथ। यूज़, फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम जो हमें यूज़ करना है, और एंड करेंगे सेमीकोलन के साथ। अब जैसे इंटर क्लिक करेंगे हमारे पास आउटपुट में देखने को मिल जाएगा डेटाबेस चेंज्ड। ओके। अब हमने एक डेटाबेस बना लिया। तो इनिशियली जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो वो एक खाली होता है, उसके अंदर कोई भी टेबल नहीं होती, है ना। और इस चीज़ को चेक करने के लिए हम शो टेबल्स क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे एंटर करेंगे, अगर वो एम्प्टी है तो हमें एम्प्टी सेट देखने को मिलेगा। अब हमने डेटाबेस बनाना सीख लिया। अब इसके अंदर हम टेबल्स क्रिएट करना सीखेंगे। ओके। अब हमने डेटाबेस बना लिया स्टूडेंट अटेंडेंस। अब हमें इसके अंदर टेबल्स बनानी है या रिलेशंस बनाने हैं, डिफाइन करने हैं, जिनको हम
यूज़ करेंगे टू स्टोर डेटा। और इसके साथ साथ हमें एट्रीब्यूट्स भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे हर एक रिलेशन का अलॉन्ग विद डेटा टाइप, और या फिर अगर हमें कंस्ट्रेंट डालना है तो इसके लिए हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया है, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम देंगे, और जैसे ही हम कॉलम इसको सर्कुलर ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस को स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। जैसे एट्रीब्यूट नंबर 1, उसमें किस टाइप का हमें डेटा चाहिए या फिर कंस्ट्रेंट चाहिए या नहीं, फिर कॉमा, एट्रीब्यूट नंबर 2, अगेन ये सब, फिर ऐसे करते करते हमें जितने भी एट्रीब्यूट्स या कॉलम चाहिए हम डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद हम डाल देंगे सेमी कोलन, और जैसे ही एंटर क्लिक कर देंगे हमारी एक टेबल बन के रेडी हो जाएगी। ओके, अब इसी के साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एक टेबल में, वो डिफाइन करता है कि हमारे रिलेशन की क्या डिग्री होगी, जिसको हम एन से डिफाइन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओके, एट्रीब्यूट का नाम स्पेसिफाई करता है कि जो नेम है उस कॉलम का एक टेबल के अंदर वो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप जो है स्पेसिफाई करता है कि उस एट्रीब्यूट में या उस कॉलम में किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कंस्ट्रेंट हमें बताता है कि हम जो एट्रीब्यूट बना रहे हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन डालनी है किसी टाइप की या नहीं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एट्रीब्यूट पे जो कंस्ट्रेंट होता है वो होता है नल। अगर हम कुछ भी नहीं डाल रहे तो उसमें नल वैल्यूज होती है, एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी की पे कभी भी नल वैल्यू नहीं होती। ओके, सो यहाँ पे एक छोटी सी दी है, लेट्स आइडेंटिफाई कि हमें जो टेबल बनानी है स्टूडेंट, उसमें कैसे कैसे हम कंस्ट्रेंट डालना चाहते हैं। लेट्स सपोज हमारी क्लास के मैक्सिमम बच्चे हैं 100। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रोल नंबर है उनकी सीक्वेंस होगी 1 से लेके 100, तो 3 डिजिट्स सफिशिएंट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो नंबर के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करेंगे, है ना। और टोटल नंबर, अब हमारे पास नंबर हो गए। अब नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम जो है हर किसी का अलग हो सकता है, तो हम अज्यूम करेंगे इस केस में कि किसी का भी नाम 20 लेटर्स से ज़्यादा नहीं होगा या कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए हम वारकार 20 यूज़ करेंगे। 20 डिफाइन करेगा कि मैक्सिमम लिमिट 20 है। और वारकार क्या करेगा, अगर हम नॉर्मल कैर लिखते तो लेट्स सपोज कि अगर 5 अल्फ़ाबेट्स का नंबर है, नाम है, तो 15 स्पेसेस स्टोर होते हैं। फालतू हमें स्पेस स्टोर करनी पड़ती, साइज़ बढ़ जाता। वारकार इस स्पेस को वेरिएबल कर देता है। इफ़ वी आर यूजिंग 5 इट विल ओनली स्टोर 5। ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट नेम वाला कॉलम भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। ये एक डेट डेटा टाइप यूज़ करेगा। अब लेट्स सपोज कि हमारा जो स्कूल है वो गार्डियन के आधार कार्ड को एज GUID में डाल रहा है, तो हम जो GUID है उसे कैर 12 को मतलब जब GUID में हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें किस चीज़ का डेटा टाइप चाहिए तो हम कैर लिख सकते हैं, और अगर हमें लिमिट डालनी हो तो हम 12 डाल सकते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि हर किसी का आधार नंबर 12 डिजिट का होगा, ना ही कम ना ही ज़्यादा, तो हम इसे फिक्स कर सकते हैं 12 कैरेक्टर पे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास ये पूरा हो गया। ओके, और इसी के साथ एक और चीज़ कि हमारी जो GUID हम जब उसका डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो कैर 12 यूज़ क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्योंकि हम आधार नंबर यूज़ कर रहे हैं, फिक्स लेंथ, और नेक्स्ट ताकि हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ना परफॉर्म कर पाएँ GUID में। तो ये एक तरीके से प्रिवेंट कर देगा डेटा का करप्शन होना, अगर हम गलती से कोई गलत क्वेरी यूज़ कर ले तो। ओके, अब जैसे जैसे SQL यूज़ करेंगे आपको समझ आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो अब देखते हैं टेबल्स। सबसे पहले हमारी होगी स्टूडेंट वाली टेबल। इसमें 4 एट्रीब्यूट होंगे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और GUID। अब इसका डेटा एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम, जो नंबर होगा वो 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा, तो डेटा टाइप यूज़ करेंगे हम इंट। नेक्स्ट स्टूडेंट नेम, हम इसको मैक्सिमम 20 मान रहे हैं और वेरिएबल लेंथ का रख रहे हैं तो var 20। स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, डेटा डेट वैल्यू, सो हम डेट डेटा टाइप दे रहे हैं। अब GUID सिर्फ 12 डिजिट का होगा हमारा आधार, तो कैर 12। और इसमें कंस्ट्रेंट क्या है, सबसे पहले तो रोल नंबर। रोल नंबर हम एज अ प्राइमरी की इधर रख रहे हैं क्योंकि रोल नंबर हर किसी का यूनिक होगा और कभी भी नल नहीं होगा। अब जो स्टूडेंट नेम है वो नल नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नल नहीं होना चाहिए, और जो GUID है वो एज अ फॉरेन की लिख रहे हैं क्योंकि GUID हमें लिंक करने को हेल्प करेगी हमारी गार्डियन वाली टेबल से, हमने जैसा कि लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आ गया गार्डियन वाला रिलेशन। तो इसमें अगेन 4 हमारे पास कॉलम्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, उनका नाम है GUID, गार्डियन नेम, गार्डियन फ़ोन और एड्रेस। अब GUID में 12 डिजिट का आधार कार्ड होएगा तो कैर 12, जस्ट लाइक दिस वन।
और ये प्राइमरी की होगी, क्योंकि जियो आईडी जो हमारी स्टूडेंट टेबल है उसमें फॉरेन की थी और इसमें प्राइमरी की होगी, तो एक तरीके से रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट गार्डियन नेम, इसमें हम अगेन सपोज कर रहे हैं नेम में मैक्सिमम ऑफ 20 कैरेक्टर्स और वेरिएबल नेम, सो वार कार 20, और कंस्ट्रेंट नल नहीं होना चाहिए। अब गार्डियन का फ़ोन 10 डिजिट का होगा, हर किसी का 10 डिजिट का फ़ोन नंबर होता है, तो हम इसे फिक्स कर देंगे कैरेक्टर 10, और यूनिक, एक तो नल नहीं होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, है ना, सॉरी नल हो सकता है और यूनिक होना चाहिए। हम नेक्स्ट गार्डियन एड्रेस, हम इसमें सपोज कर रहे हैं कि 30 कैरेक्टर से ज़्यादा स्ट्रिंग नहीं जाएगी, तो हम वेरिएबल लेंथ का यूज़ कर रहे हैं, डेटा टाइप वार कार 30, और नल नहीं होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट आगे हम हमारे अटेंडेंस वाले उसमें, अब इसमें 3 चीज़ें होंगी बस, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर और अटेंडेंस स्टेटस। ओके, अटेंडेंस डेट एक डेट टाइप की वैल्यू लेगी, तो डेटा टाइप डेट। नेक्स्ट रोल नंबर, इसमें मैक्सिमम 3 डिजिट की न्यूमेरिक वैल्यूज होगी, डेटा टाइप इंट। अब अटेंडेंस या तो पी होगा प्रेजेंट या तो ए होगा एबसेंट, तो हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ पे क्या कहते हैं डेटा हम एंटर करेंगे, तो इसे लिख देंगे हम कैरेक्टर। अब कंस्ट्रेंट क्या है, इसमें कंस्ट्रेंट थोड़ा देखने वाली चीज़ है। सबसे पहले तो हम लास्ट वाला अटेंडेंस स्टेटस देखते हैं कि नल नहीं होना चाहिए। अब अटेंडेंस डेट, हम इसे प्राइमरी लिख रहे हैं और रोल नंबर को भी प्राइमरी लिख रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हम इन दोनों को मिला के एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। ओके, और रोल नंबर फॉरेन की भी है, क्योंकि रोल नंबर हमें यहाँ स्टूडेंट वाली टेबल से लिंक करने में हेल्प करेगी। ओके, सो ये हमारे तीनों का डिफाइन होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हम किस टाइप से पूरी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे कि स्टूडेंट टेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम स्टूडेंट, फिर इसके अंदर सबसे पहला कॉलम या फिर एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जो कि है रोल नंबर, और उसमें किस टाइप का डेटा चाहिए हमें, इंट। फिर आ गया एस नेम, स्टूडेंट नेम, वारकार 20, फिर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइप का डेटा, जियो आई डी कैरेक्टर 12, और हम लास्ट में बता रहे हैं कि हमें रोल नंबर जो है एज अ प्राइमरी की चाहिए। ओके, फिर हमने यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड कर दी। हमें कैसे पता लगा, यहाँ पे कोलन लगा रखा है। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। ओके, इसको हम देख भी सकते हैं शो टेबल के साथ। अब नेक्स्ट आ गया हमारा सब टॉपिक डिस्क्राइब टेबल। अब हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करके एक जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये किस स्ट्रक्चर में है। ओके, अब सिंपली हम लिख सकते हैं, इसका सिंटेक्स यही है, सिंपल बहुत। पहले हम डिस्क्राइब लिखेंगे, फिर टेबल का नाम, किस टेबल का हमें स्ट्रक्चर देखना है। तो हम जैसे ही डिस्क्राइब स्टूडेंट देखेंगे हम उसका पूरा ऐसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस फॉर्मेट में, सिमिलर टू दिस। ओके, अब इसी तरीके से हम शो टेबल स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें टेबल्स पता लग जाएगी कौन कौन सी टेबल्स है प्रेजेंट। हम जैसे ही शो टेबल लिखेंगे तो इस टाइप का हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। अभी हमने स्टूडेंट टेबल बनाई तो हमें स्टूडेंट देखने को मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट आ गया ऑल्टर टेबल। लेट्स सपोज कि हमने एक टेबल बना दी, है ना। अब हमने देखा कि हमें कुछ चीज़ें मिस कर दी या कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, कुछ गलत लिख दी। हमें ऐड या रिमूव करना है कोई भी एट्रीब्यूट, या फिर मॉडिफाई करना कोई भी डेटा टाइप एक एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट का, या फिर कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है एक एट्रीब्यूट में। सो इन सब केसेस में हमें चेंज करना है या फिर ऑल्टर करेंगे एक स्ट्रक्चर या फिर स्कीमा हमारे टेबल का, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्टर स्टेटमेंट। तो सबसे पहला पार्ट आ गया, लेट्स सपोज हमें एक रिलेशन में प्राइमरी की ऐड करनी है। ठीक है, अब गार्डियन वाली टेबल में हमने एक प्राइमरी की ऐड करना रह गया, लेट्स सपोज। ठीक है, तो अब हम एक रिलेशन, एक क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट के साथ, एक क्वेरी के साथ हम उसे ऐड करते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे सबसे पहले ऑल्टर टेबल, ये हमें बताएगा कि हम जो है ऑल्टर करने वाले टेबल, चेंज करने वाले उसमें कुछ। अब हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे किस टेबल में, तो टेबल का नाम लिखेंगे गार्डियन। फिर इसके बाद बता रहे हैं हमें इस टेबल के अंदर हमें प्राइमरी की ऐड करनी है, और इसके बाद नाम लिखेंगे हमें कौन से एट्रीब्यूट को ऐड करना है एज अ प्राइमरी की। अब जैसे ही हमारी पूरी स्टेटमेंट रहेगी हम सेमीकोलन डाल देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही हमें आउटपुट दिखेगा इस टाइप का। ओके, अब लेट्स सपोज कि हम प्राइमरी की ऐड कर रहे हैं एक अटेंडेंस रिलेशन में, है ना। अब जो प्राइमरी की है इस रिलेशन की, हमने एक चीज़ देखा था, हम एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं अटेंडेंस डेट और रोल नंबर के साथ। तो हम सिंपली लिखेंगे सबसे पहले ऑल्टर टेबल, किस टेबल के अंदर हम ऑल्टर करने वाले, फिर ऐड प्राइमरी की। अब इसके अंदर हमें पास करना है हमें कौन से एट्रीब्यूट का जो प्राइमरी की लिखना है, बट हम इस केस में एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं, तो हम 2 एट्रीब्यूट एक साथ लिखेंगे कॉलम के इसके पैरेंथेसिस के अंदर, और फिर इसको एंड कर देंगे विद अ सेमी कोलन। फिर जैसे ही हम एंटर करेंगे हमें इस टाइप का एक आउटपुट देखने को मिलेगा। अब हमारी
एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें ऐड करना है एक फॉरेन की टू अ रिलेशन। अब एक बार अगर प्राइमरी की ऐड हो गई तो नेक्स्ट मे बी हम मिस आउट हो गया और एक फॉरेन की ऐड करना उस रिलेशन में, ठीक है। तो अगर हमें ये करना हो तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो रेफरेंस रिलेशन है, जिस रिलेशन को हम रेफरेंस करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी होनी चाहिए। जो रेफरेंस एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की का पार्ट होना चाहिए एक रेफरेंस रिलेशन में। रेफरेंस रिलेशन पहली बात तो एग्जिस्ट करना चाहिए, हमारी करंट टेबल है या फिर करंट रिलेशन है, ठीक है। और इसके अंदर हमारी जो रेफरेंस एट्रीब्यूट है, जो इसके अंदर पी के जो रेफरेंस एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की होना चाहिए, तभी हमारी जो फॉरेन की है करंट रिलेशन में वो एक रेफरेंस दे पाई। नेक्स्ट डेटा टाइप और जो साइज है रेफरेंस्ड और रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट का, इन दोनों का सेम होना चाहिए। सो डेटा टाइप और साइज दोनों का सेम होना चाहिए इस प्राइमरी की का और फॉरेन की का, ठीक है। हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है। ऑल्टर टेबल, पहले हम डिफाइन करेंगे कि हम ऑल्टर करना है टेबल, और फिर टेबल का नाम डाल देंगे, फिर ऐड फॉरेन की, फिर हम एट्रीब्यूट डालेंगे हमें कौन सी की को एज अ फॉरेन की ट्रीट करना है, फिर हम डालेंगे किस चीज़ को रेफरेंस करेगा, है ना। रेफरेंस करेगा मतलब जो हमारी रेफरेंस रिलेशन है, फिर उसका नाम लिखेंगे टेबल का या रिलेशन का, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम लेंगे किस एट्रीब्यूट को रेफर कर रहा है, किसके थ्रू वो रेफरेंस में है। ओके। अब हमें लेट्स सपोज एक फॉरेन की ऐड करनी है स्टूडेंट टेबल में, ठीक है, विद द एट्रीब्यूट GUID। ये हमारा रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट है, ये एक फॉरेन की बना रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, ये हमारा जो हमारी फॉरेन की है एक स्टूडेंट टेबल में GUID, वो रेफर करेगी GUID एक रेफरेंस एट्रीब्यूट इन द टेबल गार्डियन। ओके। सो हमारी स्टूडेंट टेबल में जो हमारा एट्रीब्यूट है GUID, ये रेफर करेगा हमारी गार्डियन टेबल में GUID। ओके। तो ये ये रेफ़र करेगा। तो इस केस में हमारा जो GUID है हमारी स्टूडेंट टेबल में ये होनी चाहिए फॉरेन की, और जो हमारी गार्डियन टेबल है इसमें होनी चाहिए रेफरेंस की। ओके। तो अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट वाले टेबल को हम ऑल्टर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम एक फॉरेन की है, और उसका एट्रीब्यूट का नाम क्या है GUID। नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि हमें कहाँ पे रेफर करना है, इसे कहाँ पे कनेक्ट करना है, कनेक्शन कहाँ बिठाना है हमें। तो गार्डियन वाले टेबल में GUID एट्रीब्यूट के साथ। तो ये हमारा एक विजुअल डिलेमा हो गया कि हम इस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा आ गया, हमें कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है यूनिक टू एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट। ओके। अब लेट्स सपोज हमारी गार्डियन टेबल में जो है एक एट्रीब्यूट है जी फोन नाम से। ओके। अब उस जी फोन में कंस्ट्रेंट डालता है यूनिक, मतलब कोई भी दो वैल्यूज़ कॉलम में सेम नहीं हो सकती, है ना। तो इसके लिए हम सिंटेक्स लिखेंगे। सिंटेक्स बेसिकली हो गया ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड यूनिक और एट्रीब्यूट का नाम, कौन सा एट्रीब्यूट को हमें डालना है। तो अकॉर्डिंग टू आर हमारे जो ये एग्जांपल था इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। तो हमारी स्टेटमेंट हो गई ऑल्टर टेबल गार्डियन ऐड यूनिक जी फोन, क्योंकि जी फोन हम चाहते हैं कि कोई भी दो वैल्यूज़, जो दो अलग अलग रो में वैल्यूज़ हों, है ना, वो सेम ना हो। तो इसलिए हम यूनिक इसमें एक क्या कहते हैं कंस्ट्रेंट डाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट ऑल्टर स्टेटमेंट। ओके। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, हमें कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है एक एग्जिस्टिंग टेबल पे। ओके। सो लेट्स सपोज कि कभी कभार हम मिस आउट हो जाता है या फिर हम भूल जाते हैं, है ना, कि हमें एक एडिशनल एट्रीब्यूट एक टेबल के अंदर ऐड करना है। सो इस काम को करने के लिए हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं ऐड एट्रीब्यूट। जैसे कि ये सिंटेक्स पूरा दिया है कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड एट्रीब्यूट का नाम और नेम, एट्रीब्यूट का नाम, फिर उसके बाद डेटा टाइप। अब लेट्स सपोज स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो डिसाइड करते हैं कि स्कॉलरशिप अवार्ड करनी है टू द नीडी स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन इनकम ऑफ गार्डियन। तो इसके लिए हम गार्डियन की इनकम चाहते हैं, तो इसके लिए स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या करेंगे।
ऑल्टर टेबल गार्डियन टेबल के अंदर हमें डेटा ऐड करना है, सो ऐड इनकम और उसके बाद डेटा टाइप लिख देंगे हम कौन से टाइप में डेटा चाहिए। तो इस स्टेटमेंट के साथ हम एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, हमें डेटा टाइप एक एट्रीब्यूट का मॉडिफाई करना है। हमने कुछ और डाला था, अब हमें कुछ और चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे फिर से ऑल्टर वाली कमांड को, ऑल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई एट्रीब्यूट और डेटा टाइप। ओके, लेट्स सपोज हमारा जो गार्डियन एड्रेस है हमें वारकर 30 से वारकर 40 पे चाहिए, तो हम सिंपली लिखेंगे ऑल्टर टेबल गार्डियन मॉडिफाई जी एड्रेस वारकर 40। अब जैसे ही हम रन कर देंगे वो डेटाबेस में जाके उस रिलेशन के अंदर जाके हमारा जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें अगर मॉडिफाई करना पड़े कोई कंस्ट्रेंट एक एट्रीब्यूट का, तो हम जब क्रिएट करते हैं कोई भी टेबल तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी वैल्यूज़ जो है नल होती है ना, एक्सेप्ट हमारा जो एट्रीब्यूट है प्राइमरी की पे ये चीज़ वैलिड नहीं होती। सो हम चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट का कंस्ट्रेंट फ्रॉम नल टू नॉट नल यूजिंग ऑल्टर स्टेटमेंट। तो इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे ऑल्टर टेबल टेबल का नाम मॉडिफाई एट्रीब्यूट फिर डेटा टाइप और नॉट नल। तो लेट्स सपोज कि हमें नॉट नल कंस्ट्रेंट डालना है विद द स्टूडेंट नेम। ओके, सो हम सिंपली लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, क्योंकि हमें स्टूडेंट वाली टेबल में ऑल्टर करना है। मॉडिफाई एस नेम वारकार, मॉडिफाई एस नेम कौन सा एट्रीब्यूट मॉडिफाई करना है और उसका डेटा टाइप क्या है। उसके बाद हम लिखेंगे नॉट नल, कि हमें नल नहीं डालना। सो ऑल्टर टेबल, पहले टेबल नेम फिर मॉडिफाई करेंगे, एट्रीब्यूट का नाम देंगे कौन सा एट्रीब्यूट, फिर उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे नॉट नल, कि हम नहीं चाहते कि नल रहे। अब नेक्स्ट, अगर हमें एक एट्रीब्यूट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करनी हो तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल टेबल नेम। यहाँ तक तो सब में कॉमन है ऑल्टर टेबल टेबल नेम। उसके बाद थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, जैसे कि इस केस में हमारा मॉडिफाई एट्रीब्यूट डेटा टाइप यहाँ पे भी सेम, और इसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी हमें डालनी है। अब लेट्स सपोज कि स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ जो है अगर कोई नहीं देता या फिर हम चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो उसकी 15 मई 2000, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, फिर हम डालेंगे डेट डिफ़ॉल्ट, हमारी जो डेट है वो डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए 2550। ओके, अब नेक्स्ट अगर हमें कोई रिमूव करना हो एट्रीब्यूट तो इसके लिए भी हम ऑल्टर कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप एट्रीब्यूट। वेरी सिंपल, लेट्स सपोज हमें गार्डियन में से जो इनकम वाला एट्रीब्यूट है वो रिमूव करना है, तो हम सिंपली लिखेंगे ऑल्टर टेबल गार्डियन ड्रॉप इनकम। ये सिंपली एट्रीब्यूट जो है डिलीट कर देगा या रिमूव कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट हमें प्राइमरी की एक टेबल में से रिमूव करनी हो तो उसके लिए हम सिंपली लिख देंगे ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की। जैसे कि हम पिछले वाले में एक एट्रीब्यूट ड्रॉप कर रहे थे, लास्ट में एट्रीब्यूट लिख के यहाँ पे प्राइमरी की लिख देंगे तो प्राइमरी की ड्रॉप हो जाएगी। अब लेट्स सपोज गार्डियन वाली टेबल में जो प्राइमरी की है वो ड्रॉप करनी है, तो हम सिंपली लिख देंगे ऑल्टर टेबल गार्डियन ड्रॉप प्राइमरी की, तो ये सिंपली प्राइमरी की को रिमूव कर देगा। अब हमें ये सब सीख लिया कि चेंजेस कैसे करना है। अब अगर हमें कुछ डिलीट करना हो डेटाबेस को या फिर कुछ टेबल डिलीट करनी हो रिलेशन या फिर डेटाबेस को खुद ही डिलीट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप कमांड ड्रॉप स्टेटमेंट। सो हम ड्रॉप स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं ताकि हमें डेटाबेस रिमूव करना हो या फिर टेबल परमानेंटली डिलीट करनी हो सिस्टम से, बट ये रिवर्ट बैक नहीं हो सकता। जैसे कि आप अपने विंडोज़ लैपटॉप में करते हो, कुछ भी डिलीट करने के बाद आप रिसाइकल बिन में जाके रीस्टोर कर सकते हैं, बट ड्रॉप स्टेटमेंट को आप रिमूव या फिर रिट्रीव नहीं कर सकते, तो इसको ध्यान से करना है। ठीक है, अब टेबल को ड्रॉप करने के लिए सिंपली हम लिख सकते हैं ड्रॉप टेबल, उसके बाद मेंशन कर देंगे कौन सी टेबल को हमें ड्रॉप करना है, या फिर सिंटेक्स को ड्रॉप डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप डेटाबेस फिर डेटाबेस का नाम। सो इसको हम सिंपली ये कर सकते हैं। और एक और चीज़, जब ड्रॉप स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को रिमूव करने के लिए तो अल्टीमेटली अपने आप ही सारी की सारी टेबल्स भी डिलीट कर देगा। ओके, सो इसके साथ हमने डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा कि डेटा को कैसे कैसे डिफाइन करना है, कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इवेंचुअली कैसे हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। फॉर दिस वन थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।